जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उसके आगे का टॉपिक लेके चल रही हूँ इस पार्ट में, जो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ गैसेस। ठीक, तो ये क्या बताता है? बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। ओके, तो बायोगैसेस जो आपकी इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने समझाया था ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्लांट, तो उसमें एट लास्ट हमें क्या मिला था? कुछ गैसेस भी मिली थी जब एनारोबिक बैक्टीरियाज जो ग्रो कर रहे थे ऑर्गेनिक मैटर पे, तो उन्होंने रिलीज़ किया था गैसेस। कौन कौन से गैसेस थे? तो ये मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था एंड हाइड्रोजन सल्फाइड था। तो दीज गैसेस वी कैन यूज़ फॉर फर्दर पर्पजेज, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ एज फ्यूल। ठीक है, तो इसी में लिखा हुआ है बायोगैस क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है? मीथेन का होता है। किसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है? मीथेन का। तो दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मीथेन हैज़ हाई कंसनट्रेशन इन अमंग अदर बायोगैसेस, तो इनमें मीथेन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। यू हैव लर्न दैट द माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को रिलीज़ करते हैं जब वो अपने रेस्पिरेशन कर रहे हैं या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। तो द टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि गैस कौन से टाइप का गैस प्रोड्यूस होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके किस टाइप का माइक्रोब है। फॉर एग्जांपल एरोबिक है या फिर एनारोबिक माइक्रोब है। ठीक है, या फिर आपका क्या है, किस टाइप का ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, आपका प्रोटीन रिच है, कार्बन रिच है, सेलुलोज है। ठीक है, तो इस टाइप से जो क्या है, इस पे डिपेंड कर रहा है विच टाइप ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इन द example cited in relation to the fermentation of the dough, cheese making and the production of beverages, the main gas produced was carbon dioxide। तो जब हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस किया था, तो फर्मेंटेशन में किसका यूज़ किया था? किस ईस्ट का यूज़ किया था हमने? क्या नाम था उस ईस्ट का? तो उस ईस्ट का नाम था आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओके, और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट। इसमें सॉरी, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो हमने डो में यूज़ किया था, तो इसको हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब इस ईस्ट ने जो एक फंगस है, ये फंगस है सैक्रोमाइसिस, इसने जब क्या किया, डो में यूज़ किया था, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था, तो इसने लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन किया था। तो कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? एंड दिस फर्मेंटेशन इज डन बाय द किसके? सैक्रोमाइसिस आपका सेरेविसा फंगस की हेल्प से हुआ था। तो इसने सबसे ज़्यादा अमाउंट, प्रीडोमिनेंट अमाउंट ऑफ विच गैस? तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए, हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, कुछ जो है एनारोबिकली ग्रो करते हैं ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस, जो बैक्टीरिया जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं, एनारोब्स जो होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो आपके ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन। देखो यहाँ पे भी बात दोबारा से आ गई, थोड़ा मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन। फिर देन उसके बाद क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन। तो इसका अमाउंट ऐसे है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमें देखेंगे कि मीथेन का सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज को ही हम क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। दीज बैक्टीरियाज और एनारोब्स हेयर विच प्रोड्यूसेस मीथेन, दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। इनको क्या बोलेंगे? मिथेनोजेन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एन एग्जाम्पल और वन मोस्ट सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। ये कौन सा बैक्टीरिया है? मिथेनोबैक्टीरियम। ये एग्जाम्पल है किसका? मिथेनोजेन का एग्जाम्पल है क्या? मिथेनोबैक्टीरियम। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट में हमने एनारोब्स का यूज़ किया था, तो उसका एग्जाम्पल क्या था? उस बैक्टीरिया का मिथेनोजेंस बैक्टीरिया थे, और उसका भी एग्जाम्पल क्या है? पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्या आएगा? मिथेनोबैक्टीरियम। These bacteria, ये तो हो गया. These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of cattle. A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. These bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of the cattle. तो देखो, जो बैक्टीरियाज
जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो आपके गट में, किसके गट में, जो कैटल्स आपके जैसे काऊ हो गया, तो ये इनमें भी काऊ बफेलो, तो इनके गट में जो स्टमक वाला पोर्शन है उसमें ये एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम र्यूमन। ठीक है, तो ये र्यूमन क्या करता है, इसी र्यूमन में क्या प्रेजेंट होते हैं, लॉट ऑफ बैक्टीरियाज जिनको बोलते हैं हम मिथेनोजेंस। और ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो सेलुलोज खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या, ग्रासेस वगैरह जो खा रहे हैं ये आपके कैटल्स, तो ये ग्रासेस जो है इट इज़ रिच इन सेलुलोज रिच होते हैं। तो ये मिथेनोजेन बैक्टीरियाज इनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एंड वाइल ब्रेक डाउन ऑफ दीज सेलुलोज दे रिलीज दीज गैसेज, जो मीथेन गैसेज है सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करते हैं यहाँ पे कौन जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे मिथेनोजेन है। और कहाँ पे रिलीज़ करते हैं, तो र्यूमन में रिलीज़ करते हैं। कहाँ पे इनका लोकेशन क्या है, वेयर इट इज़ फाउंड, तो इट इन द र्यूमन और द पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेलुलोज के ब्रेकडाउन में, सो दैट जो कैटल्स है दे कैन ईजिली डाइजेस्ट द सेलुलोज बिकॉज दे हैव दिस बैक्टीरियाज। और जो सेलुलेज एंजाइम होता है ना, सेलुलेज एंजाइम, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, तो इजीली इसको ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करता है सेलुलेज एंजाइम। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, do you think we human beings are able to digest the cellulose present in our food? No, we cannot digest because we lack cellulase enzyme. Thus the excreta dung of cattle commonly called gobar is rich in this bacteria. तो जो रिलीज़ करते हैं उनके जो फीसिस होते हैं, जो एक्सक्रीटा होता है जिसको गोबर बोलते हैं और डंग बोलते हैं कैटल्स का, तो वो किस में रिच होता है, आपके इनका बैक्टीरिया में रिच होता है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया में। तो इसको हम फिर फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं, गोबर गैस प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं। गोबर में जो ये बैक्टीरियाज है, ये गोबर को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो और क्या रिलीज़ करेंगे, गैसेस रिलीज़ करेंगे, और वही गैसेस हम इसमें फ्यूल के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यह लिखा हुआ है आगे, डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस, तो ये आपका इसके अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट, the biogas plant consists of concrete tank 10 to 15 feet deep in which biowaste are collected and slurry of the dung is fed. अब देखते हैं बायोगैस प्लांट की बात हो रही है कि जहाँ पे हम बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द डंग एंड वाटर, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और कैसे इसमें प्रोसेस करेंगे हम। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका है, बायोगैस प्लांट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछ लेते हैं ये, नेट में भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि कौन सा गैस रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, और सीबीएसई में तो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए इसमें बताया गया, पहले समझ लेते हैं फिर देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो डंग प्लस वाटर जो है हमने एक टैंक में लिया, और ये जो डंग और वाटर जो है विद द हेल्प ऑफ द दिस इनलेट कहाँ पे गया, ये एक लार्ज साइज़ के टैंक में, और इस टैंक को बोला जाता है डाइजेस्टर। इसको क्या बोला जाएगा, डाइजेस्टर। ठीक है, तो ये जितना भी डंग और वाटर था ये कहाँ पे जाके सेटल हो गया, डाइजेस्टर के अंदर जाके प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे डंग प्लस वाटर है, प्लस यहाँ पे क्या ऐड किया है, जो क्या है मिथेनोजेंस, तो इसमें डंग में थी, तो ये क्या करेंगे, इस स्लरी को, डंग प्लस वाटर को स्लरी बोला है, इस स्लरी को ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है ये आपके ब्रेक डाउन करेंगे इनसाइड द डाइजेस्टर। ठीक है, डाइजेस्टर में जब ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो रिलीज ऑफ बायोगैसेस हेयर। ठीक है, रिलीज़ होगा किसका, बायोगैसेस का, जिसमें बायोगैस में जैसे आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो गैसेस यहाँ पे रिलीज़ हो रही थी डाइजेस्टर एरिया में, नाउ दे मूव इनटू द अनदर कंटेनर, और जो टैंक है उसमें जाके अंदर जाके ये गैसेस अंदर फिल हो जाएगी उस कंटेनर में, और उस कंटेनर को क्या कहेंगे हम, गैस होल्डर। ठीक है, तो गैस होल्डर में जाके इकट्ठा हो जाएगा जितने भी गैसेस रिलीज़ हुए हैं आपके मिथेनोजेन ने जब ब्रेक डाउन किया है स्लरी को। अब बात आई कि बची हुई स्लरी का क्या हुआ, इसमें गैसेस तो यूज़ हो गई, ऊपर चली गई, और फिर यहाँ पे गैसेस जो निकली हैं, इकट्ठी हुई है गैस होल्डर में, नाउ विद द हेल्प ऑफ द पाइप जो है कहाँ जाएगा कि ये कनेक्शन होगा किसी किचन से या फिर किसी दूसरे हाउसेज से जहाँ पे इन गैसेस का यूज़ करके फ्यूल के फॉर्म में वी विल यूज़। ठीक है, तो फ्यूल के फॉर्म में वी विल यूज़ दिस गैसेस, जैसे किचन में चला गया ये, जहाँ पे भी आप या बाहर जहाँ पे भी ये क्या कहते हैं चूल्हा वगैरह है, तो वहाँ पे ये पाइप को हम कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली, उसमें क्या है यहाँ से गैस जो है वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये था, बाकी जो अब इसमें बचा हुआ था ये तो हो गया, डंग वाटर यूज़ कर लिया, डाइजेस्टर का यूज़ किया और गैस होल्डर यूज़ किया, और डायरेक्टली एंट्री होगी विद द हेल्प ऑफ द पाइप टू द किचन एरिया। ठीक है, किचन में या जहाँ पे भी आपको जिस एरिया में चाहिए गैस जहाँ पे जलाना है। ठीक है, तो अब ये बात ये है, अब उसका जो बचा हुआ जो स्लरी पोर्शन जो लेफ्ट था आफ्टर यूज़ ऑफ क्या कहते हैं बैक्टीरिया ने जो यूज़ कर लिया आफ्टर यूज़,
एंड रिलीज ऑफ गैसेस के बाद जो है वो स्लज जो है वो दूसरे जो कंटेनर में उसमें जाके इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ पे डंक प्लस वाटर डालेंगे, फिर यहाँ पे डाइजेस्ट होगा और फिर गैस रिलीज़ करेगा और जो रिमेन्स है वो आपके स्लज वाले कंटेनर में हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे। अब इस स्लज वाले कंटेनर में से जो क्या है धीरे थोड़ा सॉलिड सॉलिड सा होता है, ये इसको वी कैन यूज़ एज ए मैन्योर। तो इसका यूज़ कैसे हो गया, मैन्योर के फॉर्म में। तो इसको फार्मर्स यूज़ करते हैं इसको मैन्योर के फॉर्म में, और अपने क्रॉप फील्ड्स और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जाके इनको यूज़ करते हैं, वहाँ पे डाल देते हैं, ताकि जब भी प्लांट्स हो तो उनके इसमें भी न्यूट्रिशन होता है, तो ये भी आराम से क्या है ये क्रॉप्स ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से यूज़ हो गया। गैस के पहला यूज़ क्या हुआ गैस के फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में, और दूसरा क्या हुआ मैन्योर के फॉर्म में। देखते हैं अब एनसीईआरटी क्या लाइन लिख रही है। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट 10 to 15 फीट का होता है, और स्लरी इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड, बायो वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, और स्लरी ऑफ डंग इज फेड, स्लरी बनाएंगे किसका, डंग का। द फ्लोटिंग कवर इज़ प्लेस्ड ओवर द स्लरी, थोड़ा सा क्या है ऐसा कवर लगाएंगे जिसको उठा के हम बार बार देख सकें और उसको फिर वापस से उसको ढक सके, विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। और क्या है थोड़ा सा क्या है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से गैस जो है वो प्रोड्यूस हो गया। बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई टू द बायोगैस टू नियर बाय हाउसेज। तो ये क्या है, ये रहा पाइप जो कनेक्टेड होता है क्या नियर बाय हाउसेज से कनेक्टेड होगा, जो सप्लाई देगा बायोगैस का। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, इसमें आएगा आपका द स्पेंट स्लरी इज़ रिमूव थ्रू द अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज फर्टिलाइजर और मैन्योर का काम करेगा। ये बात मैंने बता दी यहाँ पे। कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन रूरल एरियाज वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पजेज। तो कैटल डंग हमें पता ही है कि विलेजेस में कैटल्स को रखते हैं, कैटल तो उनके जो गोबर को यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ फाउंड इन लार्ज अमाउंट। तो ईजिली उन एरियाज़ में वी कैन बिल्ड, आपका क्या बना सकते हैं, वी कैन बिल्ड दिस बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ में ईजिली वी कैन बिल्ड द बायोगैस thus produced is used for cooking and the lighting. The picture of a biogas plant यहाँ पे दिखा दिया है। The technology of biogas production was developed in India mainly due to the effort of IARI। जो IARI है वो आपका क्या करता है, दिल्ली में इसका है, पूसा के अंदर इंस्टीट्यूट है ये IARI। तो ये एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये बायोगैस प्लांट का बायो प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करते हैं, और उन्होंने ही ये बनाया था बायोगैस प्लांट का। इफ़ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज और नियर विलेज इट वुड बी इंटरेस्टेड टू इंक्वायर इफ देयर आर एनी बायोगैस प्लांट्स नियर बाय, विजिट द बायोगैस प्लांट एंड लर्न अबाउट इट फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली मैनेजिंग इट। तो ये आपको आसपास में, आपके घर के आसपास है कोई बायोगैस प्लांट, तो उसमें जाके विजिट करना है और देखना है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने हाउस होल्ड में पढ़ा था, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज़, जैसे कर्ड वगैरह बनाया था, कर्ड चीज़ ये सब यूज़ किया था उसमें। दूसरा क्या था आपका, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ किया था। तीसरा क्या है, बायोगैस में यूज़ किया है। फोर्थ क्या है आपका, ये क्या कहते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट चलते हैं। बायो कंट्रोल मीन्स क्या होता है, बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज़ एंड पेस्ट, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे हम, प्लांट डिजीज़ और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड वी यूज़। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजली बाय द यूज़ ऑफ केमिकल, बाय यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो बायो कंट्रोल में तो वी यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जबकि नाउडेज जो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग में लार्ज अमाउंट के प्रोडक्शन के लिए वी यूज़ क्या देते हैं उनको, केमिकल्स का यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो ताकि क्या है उनको जो केमिकल्स वगैरह हैं इनसे क्या इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज़ करते हैं टू किल द पेस्ट और इंसेक्ट, ठीक है। तो ये सो दैट हमारा जो क्या कहते हैं क्रॉप्स है वो सेव हो जाए इनसे, और क्या है प्रोडक्शन हमारा हाई हो। दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल। तो पता है ये केमिकल है तो ऑब्वियसली क्या होंगे, दे आर द टॉक्सिक होंगे और हार्मफुल फॉर अस, टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आल्सो, ठीक है। और एक और पॉइंट है, एक तो हमारे लिए हार्मफुल है, दूसरे आपके क्या है अदर एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है, और थर्ड क्या है, दे आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट पोल्यूशन में भी क्या है, जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया और लैंड और सॉयल पोल्यूशन हो गया, तो ये इसमें क्या है, पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, सॉयल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट्स, इन सभी को क्या कर रहे हैं,
पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। आवर सॉइल इज आल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आवर यूज़ ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। तो इंक्लूडिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स भी क्या है हम यूज़ करते हैं टू रिमूव द अनवांटेड वीड्स। क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अनवांटेड प्लांट, जैसे हम लोग सरसों की क्रॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे बथुआ ग्रो करता है। तो बथुआ तो वैसे तो सब्जी वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, बना निकाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में होता है तो उसको रिमूव किया जाता है, हैंड पिकिंग से रिमूव किया जाता है, या फिर हम वीडिसाइड्स का भी यूज़ कर लेते हैं। तो वो क्या है, बथुआ वहाँ पे सरसों के खेत के लिए क्या है, एक अनवांटेड प्लांट का काम कर रहा है, उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। तो ये वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो तीनों जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और वीडिसाइड, दीज आर हार्मफुल फॉर आवर क्रॉप, एनिमल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर जो क्या है एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूशन भी इट कैन कॉज। अब देखते हैं बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल। बायो कंट्रोल में हम क्या यूज़ करते हैं? बायो कंट्रोल कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, जिस प्रे को वो खाता है, प्रीडेटर खा रहा है, तो क्या करेंगे? उस प्रे को हम ऐसा, या तो उस प्रे का ऐसा कुछ केमिकल डाल देंगे उसके अंदर, या मतलब वो केमिकल हो गया, या फिर ऐसे मॉडिफाई कर देंगे कि ये प्रीडेटर उसको खा ही ना पाए, ठीक है। या फिर प्रीडेटर में हम ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे जिसकी वजह से क्या है वो इसको प्रे को यूज़ ही ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसे हम प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं इन बायो कंट्रोल मैथड टू कंट्रोल द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ए की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। बायोडाइवर्सिटी के हेल्थ को भी हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें वी यूज़ क्या कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल्स यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर प्लांट्स। तो इनको हम बोल देते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखा जाता है। फिर इसमें बात आ रही है मोर वेराइटी और लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़। तो आपको पता ही है कि इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक एनिमल दूसरे एनिमल में पे इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन जो क्या है वो डिपेंड कर रहा है एक पे एक। अगर प्रीडेटर ख़त्म हो गया तो जो प्रे है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, और वो समहाउ क्या करेगा, क्या करेगा, इट इज़ हार्मफुल फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अगर प्रे ख़त्म हो गया तो प्रीडेटर्स की जो क्या है उनको भोजन नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो वो कैसे ग्रो करेंगे, तो उनकी पॉपुलेशन फिर क्या होगी, रिड्यूस हो सकती है। तो उसको इकोसिस्टम को मेंटेन करता है ये। अगर ये केमिकल्स की यूज़ से ही तो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप को हार्म हो रहा है कि आपने इतना केमिकल यूज़ कर लिया कि दूसरे इंसेक्ट्स और दूसरे जो हमारे यूज़फुल थे प्लांट्स और इंसेक्ट्स, उनकी भी डेथ होने लगी, ठीक है। तो वो केमिकल की वजह से क्या है, हो सकता है कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स जो थे उनका इंसेक्ट्स जो था उनको कोई और फीड करता था, लाइफ साइकिल मेंटेनेंस में वो हेल्प कर रहा था, फूड चेन में हेल्प कर रहा था, तो उनका फूड चेन आपने क्या कर दिया, डिसरप्ट कर दिया। तो इस वजह से बायोलॉजिकल मेथड में क्या होगा कि ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखा जाएगा। ऐसा नहीं आएगा कि पूरा का पूरा ही फूड चेन डिसरप्ट कर दे। फूड चेन अगर ख़त्म हो गया तो इकोसिस्टम को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फूड चेन तो वही आपका क्या है, ख़त्म हो जाएगा इकोसिस्टम। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरिडिकेटेड। तो इनको इंसेक्ट्स को इरेडिकेट नहीं करना, उसकी ग्रोथ को, हाँ जो हार्मफुल है उनकी ग्रोथ को तो रोक देंगे, लेकिन अदर उस केमिकल डाल रहे हैं तो यूज़फुल इंसेक्ट्स भी मर जाते थे खाने के बाद। तो हम सिर्फ क्या है बिल्कुल सही अप्रोच यूज़ करेंगे, जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है उसी पे करेंगे, ताकि क्या है बाकी के जो चीज़ें हैं वो बच जाए। बट यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे, बट इंस्टेड ऑफ केप्ट एट मैनेजेबल लेवल बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो हम चेक करेंगे और बैलेंस भी करके रखेंगे लिविंग सिस्टम को इकोसिस्टम में, ठीक है। Contrary to the conventional farming practices, we often use chemical method to kill both useful and harmful life form, ठीक है। तो ये हम कन्वेंशनल मेथड्स में क्या यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल लाइफ फॉर्म को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं कि ये यूज़फुल है तो ये नहीं किल होना चाहिए, ये हार्मफुल है उसमें तो केमिकल है, तो जो जहाँ पे भी गिरा उसी को वो क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। चाहे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा कि विच वन इज़ हार्मफुल और विच वन इज़ यूज़फुल। दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या है कि अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है उसमें तो हम पूरा सबका ध्यान रख रहे हैं, किसको किसको यूज़ करना है, इकोसिस्टम को मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं है आपका, सभी यूज़फुल हार्मफुल सभी को हम इसमें क्या कहते हैं कन्वेंशनल मेथड में सभी को लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें क्या है यूज़फुल और हार्मफुल दोनों को ही क्या है हार्म ही हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मैरियड ऑफ द
जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म की, उसको पूरा होलिस्टिक अप्रोच के फॉर्म में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके चलेंगे और उसको मेंटेन करेंगे पूरे पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंस्टिट्यूट द फील्ड फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, जो वहाँ की पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स हो गई, ठीक है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स जो पाया जाता है वहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स हो गया। और यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट क्या हो जाएगा, एनिमल्स। तो उसको उस एरिया की लोकेलिटी में जो प्रेजेंट है उनको बोल देंगे हम क्या, फौना, और उस एरिया को हम बोल देंगे फ्लोरा। फ्लोरा ऑफ राजस्थान हो गया, फौना ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे करके उस एरियाज़ के, उन एरिया पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को बोलते हैं हम फ्लोरा एंड फौना। The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as not only possible but also undesirable, for without them for beneficial predatory and parasitic insects which depend on them as food or host would not be able to survive। तो ये मैंने आपको बताया था कि प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप, अगर प्रीडेटर को आपने किल कर दिया तो प्रे का इफेक्ट होगा फूड चेन, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाएगा, और अगर प्रे को आपने कर दिया तो प्रीडेटर की नंबरिंग आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रीडेटर की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या है, डिक्रीज़ होने लग जाएगी, क्योंकि उनका जो फूड है वो आपने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ये क्या करेगा कि ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है इसको मेंटेन करेगा। दस द यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल गेट टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म दैट इनहिबिट द फील्ड प्रेडेटर एज वेल एज पेस्ट एंड आल्सो लाइफ साइकिल पैटर्न्स ऑफ फीडिंग। तो ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक लाइफ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो लाइफ साइकिल, पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड द हैबिटेट्स दे प्रेफर, इसको स्टडी करेगा, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन सभी को स्टडी करते हैं, लाइफ साइकिल कब कंप्लीट हो रही है, कितने दिनों बाद उस एरिया में कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म यूज़ करना है, कौन से इंसेक्ट्स को छोड़ना है जो क्या कहते हैं जो उस क्रॉप को तो हार्म ना करे जबकि वो पर्टिकुलर पेस्ट को हार्म करे, ठीक है। तो ऐसे फिर फीडिंग पैटर्न को भी स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। फिर हैबिटेट्स किस एरिया में वो पाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्रॉपिंग करेंगे। दिस विल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या स्टडी करेंगे हम, लाइफ साइकिल देखते हैं इंसेक्ट और पेस्ट का, पैटर्न ऑफ फीडिंग देखते हैं, कब क्या कौन सा पार्ट ऑफ क्रॉप खा रहा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हैबिटेट दे प्रेफर, किस एरियाज़ में प्रेजेंट है, कौन से वाले एरिया में वो सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, कौन से एरिया में और किस क्रॉप को वो हार्म कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल यह द वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, जो लेडी बर्ड और एंड द ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। तो हम एफिड के कंट्रोल के लिए क्या यूज़ करते हैं, लेडी बर्ड को अगर उस एरिया में कर देते हैं, डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, तो एफिड का जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा। और एफिड वगैरह जो क्या होते हैं, ब्रासिका वगैरह को बहुत हार्म करते हैं, कॉटन को बहुत हार्म करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे है, ये रहा ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई किसके ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, मॉस्किटो को। एन एग्जाम्पल ऑफ microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis. These are available in sachet as dried spores as dried spores which are mixed with water and sprayed on the vulnerable plants such as brassica and the fruit trees। तो ये क्या करते हैं, सैशे के फॉर्म में देखो, जो बैसिलस बीटी कॉटन आपने सुना होगा, बैसिलस thuringiensis के जो जीन है, इट इज़ अ बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, और इसके जीन को हमने कॉटन में क्या किया था, इंसर्ट किया था, ट्रांसफ़र किया था। इसका जो जीन होता है वो क्या करता है कि जो ये इंसेक्ट्स हैं, जैसे आपके हाँ, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, फीड करते हैं आपके कॉटन बॉल वॉर्म वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनको अगर ये इंसेक्ट्स इन क्रॉप्स को फीड करते हैं या ये इसके स्पोर्स इन इंसेक्ट्स में चले गए, तो क्या करते हैं इनके केमिकल्स, इसका जो टॉक्सिन रिलीज़ होता है, ये टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो इसके गट में अल्कलाइन पीएच से क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे तो नॉन टॉक्सिन्स होते हैं, बट जो गट में अल्कलाइन पीएच होता है, इन इंसेक्ट्स के गट में अल्कलाइन पीएच की वजह से दे बिकम एक्टिव। और ये एक्टिव होने के बाद ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, इसके इंटेस्टाइन के सेल वॉल वगैरह को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिनकी वजह से इनकी लार्वा जो होती है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं बैसिलस thuringiensis का। तो ये जीन में भी जीन ट्रांसफ़र भी किया हुआ है इसके। और दूसरा क्या है, ये शैशे के फॉर्म में भी मिलता है, शैशे के फॉर्म में भी मिलता है, जो क्या करते हैं, इनके स्पोर्स का शैशे है तो इसको पानी में डिज़ोल्व करके आराम से क्या उनको स्प्रे करते हैं जिन एरियाज़ में भी अगर ये इंसेक्ट्स ज़्यादा हार्म कर रहे हैं क्रॉप को, तो ठीक है। तो ये लिखा होगा, द स्पोर्स आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड इनटू द वल्नरेबल सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज वगैरह, इन पे यूज़ करते हैं ताकि क्या है, जो इंसेक्ट्स लार्वा को ये किल कर सके। इन द गट ऑफ द लार्वा के गट में जाकर टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड। तो अल्कलाइन पीएच चाहिए होता है, वो अल्कलाइन पीएच क्या है, आपका गट ऑफ द इंसेक्ट में ही पाया जाता है।
ठीक है, एफिड्स वगैरह में। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव द अदर इंसेक्ट्स अनहार्म। देखिए तो स्पेसिफिक क्या है, टारगेट स्पेसिफिक अप्रोच लिया है यहाँ पे, क्या है कि टारगेट जो इंसेक्ट है उसी को ही किल किया गया है, अदर विल बी रिमेन अनहार्म। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डेकेड द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बी थिरिंजियासिस टॉक्सिन्स जीन इनटू द प्लांट। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय द इंसेक्ट पेस्ट। बीटी कॉटन इज सच एग्जांपल। तो मैंने ये आपको बताया अभी, विच इज़ बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स इन आवर कंट्री। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसको यूज़ कर रहे हैं। तो बायो कंट्रोल एजेंट बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। दूसरा क्या है यूज़ करते हैं, एक को तो बीटी कॉटन का, बीटी का यूज़ कर दिया, दूसरा क्या है फंगस ट्राइकोडर्मा का भी यूज़ करते हैं। ट्राइकोडर्मा जो स्पीसीज है फ्री लिविंग है और ये रूट में पाया जाता है, रूट के अंदर ये फंगस लगता है। तो ये क्या करते हैं, रूट के फंगस सेवरल प्लांट रूट सिस्टम में पाया जाता है, दे आर वेरी कॉमन इन द रूट सिस्टम। तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, कोई दूसरा इंसेक्ट्स वगैरह उसको बैक्टीरिया वगैरह लगते हैं जो हार्म कर रहे हैं रूट को, तो ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया आपका बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को क्या करते हैं, अदर आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड का ही एग्जाम्पल होता है, इसी के अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में ही आते हैं इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स। ठीक है, तो और अदर आर्थ्रोपोड्स को क्या करता है, ये बैकुलो वायरस जो क्या करता है, अटैक करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द बैकुलो वायरस यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस। ध्यान रखिएगा कौन सा जीनस यूज़ करते हैं बैकुलो वायरस का, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। तो ये बहुत कॉमन एजेंट है, बायो कंट्रोल एजेंट है, वी यूज़ फॉर द control of insects and other arthropods. These viruses are excellent candidate for the species specific and narrow spectrum insecticidal application. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, why we use nucleopolyhedrovirus, बिकॉज ये क्या है, बिल्कुल नैरो स्पेक्ट्रम। एक देखो, एक तो सबसे फर्स्ट है स्पीसीज स्पेसिफिक है, दूसरा क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है। इसका मतलब नैरो स्पेक्ट्रम अप्रोच ये यूज़ करता है। स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक भी है, फिर जिसपे आप मतलब जो दूसरे जो क्या है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनको दूसरे वैरायटी ऑफ आपके वायरसेस वगैरह प्रेजेंट है जो हार्म नहीं कर रहे उस प्लांट को, या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उनको ये किल नहीं करेगा। तो इसलिए बोलते हैं इसको नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब स्पेसिफिक ही ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि वो अपने जो टारगेट को तो किल करेगा ही करेगा, टारगेट तो किल करेगा ही करेगा, और कुछ जो क्या है आपके आसपास और दूसरे अगर प्लांट हो गए या फिर बैक्टीरिया हो गए उनको भी किल कर सकता है, इंसेक्ट्स हो गए उनको भी किल कर सकता है। तो इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इसमें हमारा यूजफुल कौन सा हुआ, जो नैरो स्पेक्ट्रम है, जो बिल्कुल इसी को किल करे और बाकी को क्या करे, वो हार्म भी ना कर पाए, बिल्कुल भी हार्म ना करें। तो दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन, इसका क्या है देखो, जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट्स पे, मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिश पे, और इवन और नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, इन किसी पे भी इनका इफेक्ट नहीं होता। दैट्स वाई दे यूज़ द नैरो स्पेक्ट्रम अप्रोच। नैरो स्पेक्ट्रम अप्रोच है इनका, ना कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हो सकता है कि पॉल्यूशन कॉज करने लग जाए, जिसकी वजह से नो टारगेट इंसेक्ट्स हो जाए, फिश हो जाए, बर्ड्स हो जाए, वो भी उनको किल कर दे। ठीक है, तो दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। तो ये आपका ध्यान रखना है कि आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या कर रहे हैं, डिफरेंट हम क्रॉप्स को सेव करने के लिए हम क्या है, इंसेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, बट वो इंसेक्ट्स को किल कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को ही यूज़ कर रहे हैं, बाकी के दूसरे इकोसिस्टम में जो प्रेजेंट है इंसेक्ट्स वगैरह उनको हम सेव करेंगे। तो ये था ऑल टॉपिक रिलेटेड टू द माइक्रोब्स हो गया, आपका बायो कंट्रोल एजेंट में हो गया, और बायोगैस प्रोडक्शन में हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इस नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर इन, ठीक है, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, बाय बाय।